ये दुनिया का पहला देश बनने वाला है धरती के नक्शे से गायब होने वाला। यहाँ रहने वाले लोगों के पास ना अपना घर रहेगा, ना अपनी जमीन, ना अपना वतन। सरकार ने पूरे देश की 3D स्कैनिंग करनी शुरू कर दी है। एक एक घर, मकान, बिल्डिंग, पेड़, पौधा, पत्थर, सब कुछ स्कैन किया जा रहा है। Our land, our ocean, our culture are the most precious assets of our people. पूरे देश की सरकार को भी वर्चुअल वर्ल्ड में शिफ्ट करने का प्लान शुरू हो गया। नमस्कार दोस्तों, धरती के एक बड़े रहस्यमय हिस्से में पैसिफिक ओशन के बीचों बीच मौजूद है दुनिया की वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्रीज, टुवालू। इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 11,000 लोगों के आसपास, लेकिन ये छोटा सा देश इतिहास में एक बेहद डरावनी मिसाल बनने जा रहा है। टुवालू दुनिया का पहला ऐसा देश बन सकता है जिसकी पूरी आबादी को अपना घर, अपनी जमीन, अपना वतन हमेशा के लिए छोड़ना पड़े। We are sinking, but so is everyone else. और इसके पीछे सीधे तौर पर कारण है क्लाइमेट चेंज। वैसे तो दोस्तों क्लाइमेट चेंज पूरी इंसानियत के लिए ही एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, लेकिन अभी के लिए पैसिफिक ओशन में मौजूद देश खास तौर पर सबसे ज्यादा क्राइसिस में है। टुवालू में क्या हो रहा है, इसे समझने के लिए हमें इसकी लोकेशन और ज्योग्राफी को समझना जरूरी है। ये एक आइलैंड नेशन है साउथ पैसिफिक ओशन में मौजूद एग्जैक्टली इस जगह पर। ऑस्ट्रेलिया इकलौती मेजर कंट्री है जो इसके पास लाया करती है, और अगर लैंड एरिया से देखा जाए तो वेटिकन सिटी, मोनाको और नाउरू के बाद ये दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश है। टोटल में सिर्फ 26 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन इनके पास है। टुवालू का देश 9 बहुत छोटे छोटे आइलैंड से बना है, जिनमें से 6 आइलैंड्स एटॉल्स हैं। अब एटॉल्स क्या होते हैं ये भी यहाँ जान लेना जरूरी है। ये वोल्केनोस से बनते हैं। समुद्र के बीचों बीच आप जानते ही होंगे कई सारे वोल्केनोस मौजूद होते हैं जो टेक्टोनिक प्लेट्स में आई चेंजेस के कारण बनते हैं और बिगड़ते हैं। जब एक वोल्केनो धीरे धीरे ठंडा होकर समुद्र में डूबने लगता है, नीचे जाने लगता है, तो उसके आसपास मौजूद कोरल रह जाती है। टाइम के साथ साथ ये कोरल्स उभर कर बाहर आने लगती हैं और इनमें मिट्टी और पत्थर जमा होते रहते हैं, जिससे धीरे धीरे एटॉल्स की फॉर्मेशन होती है। ये एटॉल्स दिखने में रिंग शेप के होते हैं, जिनके बीच काफी शैलो पानी मौजूद होता है। लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार के कई आइलैंड्स इसी तरीके से एटॉल्स हैं जो वोल्केनोस के डूबने से बने हैं। लेकिन इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है मालदीव्स का देश। नक्शे पर देखोगे तो मालदीव्स का पूरा देश ही 26 अलग अलग एटॉल से बना है। ऑलमोस्ट सभी आइलैंड्स यहाँ पर किसी ना किसी एटॉल का हिस्सा है, और ये देखने से ही पता चल जाता है कि एक एटॉल कहाँ शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है। अब बात कुछ ऐसी है दोस्तों, एटॉल्स बाकी आइलैंड्स की तरह पानी के ऊपर ज्यादा ऊंचे नहीं उठते। इसी रीजन से मालदीव्स दुनिया की लोएस्ट लाइंग कंट्री है। एवरेज ग्राउंड एलिवेशन सिर्फ 1.5 मीटर्स का है, और यही चीज टुवालू के साथ भी है। टुवालू भी दुनिया की वन ऑफ द लोएस्ट लाइंग कंट्रीज में से एक है। एवरेज ग्राउंड एलिवेशन सिर्फ 2 मीटर ऊपर सी लेवल से। पूरी कंट्री का हाईएस्ट पॉइंट सिर्फ 4.6 मीटर्स पर है। इसका मतलब यह है कि जरा सी लहर या तूफान आने पर किनारों पर मौजूद घर, सड़क, खेत सब कुछ पानी में समा जाता है। मालदीव्स की कैपिटल सिटी का आइलैंड माले तो फिर भी थोड़ा चौड़ा सा है, लेकिन टुवालू का मेन आइलैंड देखिए, फूनाफूटी, एक बहुत ही लंबा सांप जैसा फैला हुआ आइलैंड जिसकी चौड़ाई ना के बराबर है। मतलब इनके एयरपोर्ट का ड्रोन व्यू देखिए, आधी जगह तो आइलैंड पर इस एयर स्ट्रिप ने ही खा ली। और यही कारण है दोस्तों क्लाइमेट चेंज की वजह से। वैसे तो इन सभी लो लाइंग आइलैंड कंट्रीज पर एक बुरा असर पड़ेगा, लेकिन टुवालू का नंबर सबसे पहले आएगा। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक और एंटार्क्टिका में मौजूद बर्फ पिघल रही है। इस बर्फ के पिघलने से समुद्र में पानी का लेवल ऊपर उठ रहा है, और टुवालू के लिए सबसे बुरी खबर यह है कि टुवालू में सी लेवल बाकी दुनिया के मुकाबले और भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। नासा के अनुसार 1993 और 2023 के बीच इन 30 सालों में टुवालू में सी लेवल 15 सेंटीमीटर से बढ़ गया, जो कि ग्लोबल एवरेज से 1.5 गुना ज्यादा था। नासा की प्रिडिक्शन के अनुसार 2050 तक टुवालू में सी लेवल 20 से 30 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा, और 2100 तक 1 मीटर से बढ़ जाएगा। इसकी वजह से जितनी बाढ़ आती है देश में, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आज के दिन साल में करीब 5 दिन बाढ़ आती है, लेकिन 2050 तक ये 25 दिन हो जाएगा, और 2100 तक साल के 365 डेज में से 100 डेज फ्लडेड रहेंगे। नासा का कहना है कि अगर क्लाइमेट चेंज इसी ट्रेजेक्टरी से आगे बढ़ता रहा तो 2050 तक टुवालू का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादातर हिस्सा हाई टाइड के समय समुद्र में डूबा रहेगा। इनके कैपिटल फूनाफूटी आइलैंड पे, जहां देश की 60% पॉपुलेशन रहती है, वो आधा पानी में होगा, और 2100 तक का एस्टिमेशन है कि 95% देश पानी के अंदर डूब जाएगा।
जब हम 2100 जैसे सालों की बात करते हैं तो अपने आप को इससे डिसएसोसिएट करना काफी आसान है। अरे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो तब तक जिंदा नहीं रहूंगा। लेकिन यहां पर बात दोस्तों 2050 की हो रही है। सिर्फ अगले 25 सालों में ही देश का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पानी में डूब जाएगा। हम में से ज्यादातर लोग जिंदा रहेंगे इसे विटनेस करने के लिए। इससे पता चलता है कि क्लाइमेट चेंज अब कोई फ्यूचर की प्रॉब्लम नहीं रही है, यह आज के दिन प्रेजेंट की प्रॉब्लम बन गई है। नासा ने यह प्रिडिक्शन सैटेलाइट से मिले डेटा के आधार पर किया है। टोटल 30 साल के सैटेलाइट डेटा का एनालिसिस किया गया। 1993 से सैटेलाइट ऑल्टीमेट्री का इस्तेमाल करके उसने सी लेवल राइज का रिलायबल डेटा कलेक्ट किया, जिसका इस्तेमाल साइंटिस्ट ने एक हाई रेजोल्यूशन डिजिटल एलिवेशन मॉडल बनाने के लिए किया जो फ्लड रिस्क को असेस करता है। वैसे डेटा साइंस जैसी फील्ड का इस्तेमाल ऑलमोस्ट हर एक इंडस्ट्री में किया जा रहा है आज के दिन। ऑटोमोबाइल, फाइनेंस, मीडिया, हेल्थ केयर। अगर आप अपने आप को इसमें अपस्किल करना चाहते हैं और इस डायनेमिक फील्ड में एंटर करना चाहते हैं तो आज के वीडियो के स्पॉन्सर Scalar.com एक बढ़िया सोल्यूशन ऑफर करते हैं। Scalar एक ऑनलाइन टेक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो प्रोग्राम्स ऑफर करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में। टॉप टेक कंपनीज के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स यहां पर लर्नर्स को मेंटर करते हैं। Scalar ने अब तक 15,000 से ज्यादा लर्नर्स के करियर ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प की है और आप उन स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज इस सेक्शन में देख सकते हैं। और 100 से भी ज्यादा कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का एक्सेस मिलता है जो आपको इंडस्ट्री रेडी बनाने में हेल्प करेंगे। Scalar ने गूगल, अमेजॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट जैसी 900 से ज्यादा कंपनीज के साथ प्लेसमेंट पार्टनरशिप की है। ये IIT रूरकी के कंटिन्यूइंग एजुकेशन सेंटर के साथ एक स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम भी ले आए हैं ऑन LLMs। यहाँ आपको IIT रूरकी और Scalar दोनों के ही एक्सपर्ट्स पढ़ाएंगे LLMs की प्रोग्रामिंग और रिट्रीवल सिस्टम्स। इसमें आपको इन डिमांड जॉब स्किल्स के अलावा CEC IIT रूरकी से सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इनका एक इजी EMI ऑप्शन भी है 2 साल का विद 0% इंटरेस्ट। तो अगर आपको लगता है कि Scalar आपके करियर को बूस्ट करने में आपकी मदद कर सकता है तो इनकी वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अब अगर इस तरीके का खतरा मुंबई या ढाका जैसे शहर पर मंडरा रहा होता तो कहा जा सकता कि वहां रहने वाले लोगों को हायर ग्राउंड पर माइग्रेट किया जा सकता है। लोगों को सिंपली ऊंचे इलाकों में मूव कर दिया जाए जहां पर एलिवेशन थोड़ी और ज्यादा है। लेकिन टूवालू के लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि टूवालू का देश लगभग फ्लैट है। जैसे मैंने कहा, हाईएस्ट पॉइंट सिर्फ 4.5 मीटर ऊपर है सी लेवल से। यहाँ कोई ऊंचा हाई ग्राउंड ही नहीं है जाने के लिए अगर बाढ़ आ जाए तो। एक दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि ह्यूमन इंटरवेंशन के जरिए टूवालू की ज्योग्राफी को ही बदल दिया जाए। जिस तरीके से दुबई ने पाम आइलैंड्स और वर्ल्ड आइलैंड्स बनाए, यहाँ भी इसी तरीके से आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना दिए जाए जो काफी ऊपर उठ के हो। अब इस सोल्यूशन में प्रॉब्लम है पैसा। टूवालू एक बहुत ही छोटा सा देश है, 11,000 लोगों का, कोई इतना अमीर देश भी नहीं है। तो इनके पास पैसा कहां से आएगा खर्च करने के लिए? लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग ये चीज ट्राई कर रहे हैं। आइलैंड्स पर आर्टिफिशियली नई फ्लड फ्री लैंड क्रिएट की जा रही है, जैसा कि आप इन वीडियोस में देख सकते हो। 2024 तक ये करीब 18-19 एकड़ की आर्टिफिशियल जमीन क्रिएट कर चुके हैं, जिसके ईयर 2100 तक सेफ रहने की उम्मीद है। इन्होंने 2100 की फ्लड रिस्क को लेकर ये नई जमीन क्रिएट करी है। लेकिन उसके बाद क्या होगा और कितना पैसा खर्च करना पड़ सकता है इस चीज को मेंटेन करने के लिए, ये सब एक बहुत बड़ा गैम्बल है। इसी तरह इन्होंने पानी को रोकने के लिए किनारों पर प्रोटेक्टिव बैरियर्स और दीवारें भी बनाई हैं। We've been engaged to construct about 1,400 meters of berm top barriers, along with 200 meters of concrete seawall, as well as construct 7 rooftop units. मालदीव्स ने भी ऐसा ही किया है, लेकिन मालदीव्स के पास इससे कहीं ज्यादा और पैसा है क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री मालदीव्स की काफी सक्सेसफुल है, थ्राइविंग है। टूवालू बेचारा एक रिमोट देश जहां आना ही बहुत मुश्किल चीज है। इनफैक्ट इस पूरे देश में कोई टूर गाइड, टूर ऑपरेटर और एक सिंगल ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी तक नहीं है। सरकार का मेजॉरिटी रेवेन्यू बाकी देशों के द्वारा डोनेट किए गए पैसे से आ रहा है, जिसमें यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने सबसे ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट किया है। तो कुछ हद तक क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जा रही है। सॉल्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं ताकि अगर समुद्र का पानी आ भी जाए तो वो डिस्ट्रॉय ना हो। लेकिन इस देश की ज्योग्राफी इतनी अनलकी है और रिसोर्सेज इतने लिमिटेड है कि खतरा बहुत ज्यादा बड़ा है। ऐसे में वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए इनकी सरकार ने प्लान बी पर भी काम करना शुरू कर दिया है। देश की पूरी आबादी का देश छोड़कर जाना। 2 साल पहले की ही खबर है, टूवालू ने ऑस्ट्रेलिया के साथ फाले पीली यूनियन ट्रीटी साइन करी। इस ट्रीटी में एक स्पेशल वीजा का प्रोविजन बनाया गया है जिसके जरिए ऑस्ट्रेलिया हर साल 280 टूवालू के सिटीजन्स को परमानेंट रेजिडेंस देगा। इसे क्लाइमेट वीजा कहा जा रहा है। दुनिया के इतिहास में यह पहली बार है जब इस तरीके से किसी देश ने क्लाइमेट वीजा जारी किया हो। इस वीजा के लिए 16 जून को पहली बार एप्लीकेशन ओपन अप हुई थी और टूवालू में 8,750 से ज्यादा लोगों ने इसके लिए अप्लाई
अप्लाई किया, यानी कि पूरे देश की 82% पॉपुलेशन ने देश छोड़ने के इस ऑप्शन को चुना। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया इन 8000 से ज्यादा लोगों में से उन 280 लोगों को कैसे चुनेगा जो देश छोड़कर माइग्रेट करेंगे? क्या उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखी जाए, क्या उनका जॉब पोटेंशियल देखा जाए, या उनकी एज देखी जाए? ऑस्ट्रेलिया ने इनमें से किसी भी ऑप्शन को नहीं चुना, क्योंकि ये बाकियों के लिए अनफेयर होगा। क्लाइमेट चेंज का असर छोटे बड़े और बूढ़े हर किसी पर पड़ेगा, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने कहा वो यहाँ पर लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। इन 8000 लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद लॉटरी के आधार पर इनमें से 280 लोगों को चुना जाएगा जिन्हें इस साल ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी। और फिर इन 280 लोगों को ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स की तरह ही हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग और एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी मिलेंगे। बस एक चीज होगी कि ये ऑस्ट्रेलिया के इलेक्शंस में वोट नहीं कर पाएंगे ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन्स की तरह। अब इमेजिन करके देखो, हर साल ऑस्ट्रेलिया इसी तरीके से 280 लोगों को लेता रहेगा तो 11,000 लोगों की पॉपुलेशन को 40 साल से भी कम का समय लगेगा पूरे देश को खाली करने में। इसके अलावा फाले पेली यूनियन ट्रीटी में प्रावधान है कि क्लाइमेट चेंज के कारण चाहे कुछ भी हो जाए, टुवालू की फिजिकल बाउंड्रीज रहे या ना रहे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टुवालू को हमेशा एक सॉवरन देश मानता रहेगा। और इंटरेस्टिंग चीज तो यह है कि क्लाइमेट वीजा के अलावा भी टुवालू के सिटीजन्स के पास और ऑप्शंस हैं, जैसे बाकी देशों के सिटीजन्स के पास रहते हैं एजुकेशन के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जाना। तो ऑलरेडी बहुत से टुवालू के लोग इन दो कंट्रीज में माइग्रेट कर रहे थे, और इन सबको मिलाकर अगर देखा जाए तो हर साल लगभग 4% पॉपुलेशन देश छोड़कर माइग्रेट कर रही है। अगर यही रेट चलता रहा तो अगले 17 सालों में आधा देश खाली हो जाएगा। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि टुवालू का होगा क्या? क्या यह देश एक देश कहलाने लायक रहेगा? मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के अनुसार एक सॉवरन देश के तौर पर रिकॉग्निशन लेने के लिए एक देश के पास क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी और परमानेंट पॉपुलेशन होना जरूरी है। लेकिन अगर पूरा देश पानी में डूब गया, ना तो इनके पास एक डिफाइंड टेरिटरी रहेगी, ना ही एक परमानेंट पॉपुलेशन। ऐसे में टुवालू ने अपने सॉवरन नेशन के स्टेटस को बचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस से अपील करी है। यूनाइटेड नेशन से मांग की गई है कि राइजिंग सी लेवल पर एक इंटरनेशनल ट्रीटी बनाई जाए जिससे अफेक्टेड कंट्रीज सॉवरन नेशंस बनी रहे। इसके अलावा मैरीटाइम बाउंड्रीज को फिक्स करने की भी डिमांड की गई है, ताकि अगर कोई देश डूब भी जाता है तो उसके एरिया पर, उसके समुद्र पर आकर कोई और देश कब्जा ना जमा सके। टुवालू ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक अमेंडमेंट किया है। इस अमेंडमेंट के अनुसार उसने खुद को एक वर्चुअल स्टेट डिक्लेयर कर दिया है। लिखा गया है कि भले ही पूरे देश की जमीन पानी में क्यों ना डूब जाए, लेकिन यह देश एक देश बना रहेगा, लोगों की सिटीजनशिप रहेगी और इस एरिया पर इसका अधिकार बना रहेगा। इसी कारण से पूरे देश की एक डिजिटल कॉपी भी बनाई जा रही है। देश में मौजूद हर एक घर, हर एक पेड़, हर एक चीज को 3D स्कैनिंग के जरिए स्कैन किया जा रहा है, ताकि टुवालू को डिजिटली रिक्रिएट किया जा सके। लोग अपनी सबसे पसंदीदा चीजों को, अपनी मोस्ट वैल्यूड चीजों को स्कैन कर रहे हैं। मेमोरीज को भी डिजिटली रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। कोई अपने दादा की कहानियों को स्टोर कर रहा है तो कोई फेस्टिवल डांसेस को। इन्हें खतरा है कि कहीं इनका पूरा कल्चर भी ना खत्म हो जाए। पूरे देश की सरकार को भी डिजिटल वर्ल्ड में ट्रांसफर करने का प्लान है, ताकि टुवालू के डूबने पर यह वर्चुअली काम करती रहे। इसके लिए डिजिटल पासपोर्ट्स बनाए जाएंगे जो सरकार के फंक्शन करने में सेंट्रल रोल प्ले करेंगे। इलेक्शंस या रेफरेंडम कराना हो, बर्थ, डेथ या मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना हो, सारे काम इन्हीं पासपोर्ट्स की मदद से किए जाएंगे। टुवालू का मानना है कि इनके देश की डिजिटल कॉपी बनाना न केवल इनकी सॉवरेनिटी को बचाने में मदद करेगा, बल्कि इनके कल्चरल हेरिटेज को भी प्रोटेक्ट किया जा सकेगा इसकी वजह से। Our land, our ocean, our culture are the most precious assets of our people, and to keep them safe from harm, no matter what happens in the physical world, we'll move them to the cloud. इस तरीके से टुवालू की आत्मा जिंदा रहेगी। अपना देश खो चुके लोग इस वर्चुअल वर्ल्ड में अपने हेरिटेज और एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। टुवालू के इस वर्चुअल स्टेट के स्टेटस को अभी तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत 25 देश मान्यता दे चुके हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है दोस्तों कि टुवालू की कहानी सिर्फ ऐसे एक देश की कहानी नहीं है। क्लाइमेट चेंज की वजह से टुवालू के बाद कई सारे ऐसे और देश खतरे की लाइन में लगे हुए हैं। नाउरू, किरिबाटी, मार्शल आइलैंड्स, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए सबसे अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि इनका खुद का ना के बराबर कंट्रीब्यूशन था क्लाइमेट चेंज में। असलियत में वो बड़े बड़े देश हैं अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, चाइना, जो असलियत में ज्यादातर कार्बन एमिशंस के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। G20 में आने वाले सिर्फ 20 देश रिस्पॉन्सिबल हैं 80% ग्लोबल एमिशंस के लिए। और इस सब का सबसे ज्यादा नुकसान किसे सहना पड़ रहा है? बेचारे टुवालू जैसे छोटे आइलैंड नेशंस को, जिनका कार्बन फुटप्रिंट ना के बराबर है। Tuvalu is literally sinking. We must take action.
now. 12 देशों में भी शामिल है जिनके ताइवान के साथ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। ये देश ताइवान को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करता है लेकिन चाइना को नहीं, और इस पोजीशन को चेंज करने के लिए टुवालू को चाइना की तरफ से कई बारी ऑफर्स भी मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया से पहले टुवालू के ऑफिशियल्स ने चाइना के साथ बातचीत भी की थी, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के लिए ठीक नहीं था और पैसिफिक ओशन में ऑस्ट्रेलिया और चाइना एक तरीके से बड़े डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहता कि उसके आसपास चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़े और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने टुवालू के साथ ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी की। इससे होगा क्या, फ्यूचर में भी टुवालू कभी चाइना को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। अब जैसा मैंने कहा दोस्तों, टुवालू इस एरिया में लोकेटेड इकलौता लो लाइन कंट्री नहीं है। पैसिफिक ओशन में देखिए कई सारे और ऐसे देश मौजूद हैं जिनका एलिवेशन कोई ज्यादा नहीं है। राइजिंग सी लेवल्स के कारण इन सभी देशों का एग्जिस्टेंस खतरे में है और ये सभी देश अलग अलग तरीकों से लड़ रहे हैं इससे। किरिबाटी का एग्जाम्पल देखिए, 2014 में इस देश ने फीजी में 20 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन खरीदी ताकि देश डूबने पर लोगों को यहां रिलोकेट किया जा सके। मालदीव्स ने खुद एक समय पर इंडिया, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदने का प्लान बनाया था। 2012 में मालदीव्स ने ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदने की कोशिश भी की थी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। इसके अलावा कई सारे और पैसिफिक नेशंस खुद को बचाने के लिए नेचर की मदद ले रहे हैं। फीजी और सोलोमन आइलैंड्स में कोस्टलाइंस पर मैंग्रोव्स की बड़े स्केल पर प्लांटेशन की जा रही है। मैंग्रोव्स ना सिर्फ लैंड इरोजन को रोकते हैं बल्कि ये समुद्र की लहरों के खिलाफ एक नेचुरल बैरियर की तरह भी काम करते हैं। ये लहरों की हाइट को अप टू 66% तक कम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। इसी तरीके से कोरल रीफ्स को भी रिस्टोर करने की कोशिश चल रही है। ये रीफ्स किनारे पे टकराने से पहले ही लहरों की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिससे नुकसान कम होता है। मार्शल आइलैंड्स, टोंगा, फीजी और सोलोमन आइलैंड्स जैसे कई देशों ने टुवालू की तरह अपनी कोस्टलाइंस पर सी वॉल्स भी बना लिए हैं ताकि पानी को अंदर घुसने से रोका जा सके। इन सभी अलग अलग तरीकों से भले ही टुवालू और इन सभी देशों को डूबने से बचाया जा सके, लेकिन फ्यूचर और एक सिक्योर फ्यूचर में बहुत अंतर होता है। एक बात तो श्योर शॉट कही जा सकती है कि इन आइलैंड्स पर रहने वाले लोगों के लिए रहना अब आसान नहीं होगा। इन देशों के पास कोई अनलिमिटेड पैसा नहीं है, तो आगे चलकर एक समय पर इन्हें डिसीजन लेना होगा कि किस आइलैंड को बचाया जाए और किस आइलैंड को डूबने दिया जाए। ये सभी देश आने वाले समय में इन टेम्पररी सॉल्यूशंस के लूप में फंसे रहेंगे। असलियत में टुवालू की कहानी दोस्तों दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए खतरे की घंटी है। अगर आप इस बात का शुक्र मना रहे हैं कि आप इन देशों में आज नहीं रहते, तो ज्यादा खुश मत होइए, क्योंकि सी लेवल राइज का खतरा दुनिया भर में 800 मिलियन लोगों को सहना पड़ेगा बाय द ईयर 2050। मुंबई, कोलकाता और ढाका वो 3 शहर हैं जहां पर सबसे ज्यादा लोगों को खतरा है सी लेवल राइज से। इस नक्शे पर आप देख सकते हैं दुनिया भर में कितने एरियाज इस रिस्क पर हैं। अगर आप इनमें से किसी भी जगह पर रहते हैं, आने वाले समय में साल भर साल फ्लडिंग का खतरा बढ़ता रहेगा। 2050 तक बताया जा रहा है ग्लोबल इकोनॉमिक कॉस्ट राइजिंग सी लेवल की $1 ट्रिलियन हो जाएगी। साल भर साल खतरा बढ़ता रहेगा, कहीं आपका मकान पानी में ना डूब जाए। इस सब से बचने का एक ही सॉल्यूशन है, दुनिया के सभी देश, दुनिया के सभी लोग साथ में मिलकर फाइट करें क्लाइमेट चेंज के खिलाफ। जल्दी से जल्दी हमें कोल, ऑयल और गैस का इस्तेमाल करना बंद करना होगा। दुनिया भर में मौजूद सभी कोयले पे चलने वाले पावर प्लांट्स को बंद करना होगा। जल्दी से जल्दी सारे एनर्जी सिस्टम्स को रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट करना होगा। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी लड़ाई है। आने वाले टाइम में मैं और बहुत से वीडियोस में इसकी बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको यह बताकर छोड़ना चाहूंगा कि ऐसी फाइट में सक्सेसफुल होना पॉसिबल जरूर है, क्योंकि इंसानियत और दुनिया भर की सरकारें पहले भी ऐसा कर चुकी हैं ओजोन होल के खिलाफ लड़ाई में। याद है ओजोन होल की दिक्कत जिसके बारे में हम स्कूल की किताबों में पढ़ते थे? ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे दुनिया के सभी लोग साथ में मिलकर सॉल्व करने में सक्सेसफुल रहे हैं। कैसे हो पाया ये पॉसिबल? यहां क्लिक करके इसकी कहानी जान सकते हैं। और स्केलर की फ्री लाइव मास्टर क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।